हेलो दोस्तों, कल हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था थ्योरी पार्ट, आज उसी का हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। 4 5 5 6 बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। जेई लेवल के, एडवांस लेवल के भी, मेंस लेवल के तो हैं ही हैं। देखो पहला क्वेश्चन, आप सुनते रहना, लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो सुनते रहना। क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर, है ना। सिलेंड्रिकल कॉपर वायर बनाना है, सेट बनाना है उसका। वायर्स 2.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दे रखी है बच्चों 2.5 मीटर। दैट विल हैव अ रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0.125 ओम ईच, मतलब बहुत सारे तार बनाने हैं तो हर एक का इतना होना चाहिए। व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच ऑफ दीज वायर्स, तो मास निकालना है। ओके, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर को हम डी लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इनके रो, दिस इज 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये सब दे रखा है। एक मिनट के लिए सोचो कि हम मास इससे कैसे निकाल सकते हैं। ये सब चीजें हमें दे रखी है। तो यार मास का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी मास समझ जाओ। तो मास होता है बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। हर एक की बात चल रही, तो एक ही की बात चल रही है ना, एक ही वायर के सेट की। वॉल्यूम क्या होता है पता है हमें? एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी दे रखी है डी। अब देखो ध्यान से, लेंथ हमें पता है, एरिया हमें नहीं पता। और एरिया नहीं पता लेकिन पता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो यार पता है हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यार ए कितना हो गया? रो एल अपॉन आर। क्लियर है? रो पता है, एल पता है, आर पता है, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। तो मास हो गया रो एल अपॉन आर इंटू एल इंटू डी। ये हो गया बच्चों रो एल स्क्वायर डी अपॉन आर। दिस इज द मास। रो की वैल्यू यहां से रख देंगे, एल की वैल्यू वहां से रख देंगे, डी रख देंगे और आर की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट सा, तो ये हमें मास इसमें निकालना था, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस, कंसिडर अ वायर। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते रहो, बस ध्यान से रिपीट करके सुन सकते हो, कुछ बात समझना है तो। कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अच्छा, एक वायर है, उसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, एंड रेजिस्टिविटी जो है वो रो है, विद रेजिस्टेंस 10 ओम। और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमें 10 ओम। अच्छा, फिर पूछा है इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कोई और दूसरा वायर कनेक्ट नहीं किया है, उसी वायर को फोर्स लगा करके खींचा गया है, एंड इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो मान लो नई लेंथ बच्चों L1 हो गई, विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। या इसको L1 चलो छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। कहां गया भाई? ओरिजिनल वैल्यू, यस। फाइंड द चेंज्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये रेजिस्टेंस जो पहले R यानी कि 10 ओम था, अब नया रेजिस्टेंस R2 कितना हो गया? अब एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, रेजिस्टेंस जो लेंथ है वो 4 टाइम्स हो गई है। तो बच्चे बहुत इसमें क्या गड़बड़ करके आते हैं कि वो वायर को खींचा गया, लेंथ जो है 4 गुना हो गया, और लेंथ 4 गुनी होगी तो हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और रेजिस्टेंस को भी 40 लिख के आ जाएंगे। तो ये नौटंकी नहीं करनी है ना। क्यों नहीं करनी है? देखो, जब एक तार को आप खींचोगे फोर्स लगा के, कोई दूसरा वायर कनेक्ट नहीं किया, तो खींचोगे तो क्या उसका एरिया नहीं घटेगा? ऐसा तार है, उसको खींच रहे हो तो लेंथ तो बढ़ रही, क्या एरिया नहीं घट रहा क्या? है ना। तो क्योंकि एरिया भी डिक्रीज होता है, लेकिन एक क्वांटिटी है विच विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बताओ? खींचो, तोड़ो, मड़ोड़ो, कुछ भी करो, अगर वो वायर है, वायर जिंदा रहेगा तो वो एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली दैट इज वॉल्यूम, है ना। वायर का वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा, जितने मेटेरियल से वो मिलके बना है वो मेटेरियल की क्वांटिटी थोड़ी ना बदल जाएगी। तो वॉल्यूम बच्चों सेम रहेगा। तो वॉल्यूम बिफोर अप्लाइंग फोर्स यानी कि V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। एरिया चेंज हो गया होगा ऑब्वियसली। वॉल्यूम होता है एरिया, इसको A1 मान लो, लेंथ L1, A2 इंटू L2, ठीक है। एरिया पहला A1, लेंथ हमारी L है इनिशियली A2,
और L2 कितनी हो गई है, इसको L2 कह लो, L2 इज इक्वल टू 4L, है ना। तो L से बच्चों L कैंसिल, तो यार नया एरिया कितना हो गया 81/4, है ना। पहले वाले एरिया का 4 गुना कम रह गया, तो लेंथ 4 गुनी बढ़ जाती है जनरली यूनिफॉर्मली, ऐसा अगर फोर्स लगाओ तो, और एरिया 4 गुना कम हो जाता है। तो अब आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले रेजिस्टेंस कितना था इनिशियली, R विच इज रो L1/A1, है ना, इसकी वैल्यू है 10, ठीक। नाउ यू हैव टू फाइंड R2। रो कभी चेंज नहीं होता, पता है, लेंथ वगैरह से ना, रो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है, ये हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो वो थ्योरी पार्ट अगर नहीं देखा इसका तो पहले थ्योरी पार्ट देखना, न्यूमेरिकल आप तभी समझ पाओगे। रो L2 की डायरेक्ट वैल्यू रख दो 4L, L2 इज 4L अपॉन A2 इज A1/4, तो 4 ऊपर कूद गया, तो ये हो गया बच्चों 16 रो L/A1, और रो L/A1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 16 इंटू 10 दैट इज 160 ओम, ठीक है। तो 40 ओम इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर फोर्स लगाकर किसी वायर को खींचा जाए तो उसका एरिया भी 4 गुने कम हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि लेंथ अगर 4 गुनी हो गई स्ट्रेच करके फोर्स लगा के, तो एरिया 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सा है। अ वायर ऑफ मास m, लेंथ L, डेंसिटी D, एंड डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए डेंसिटी को D से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज स्ट्रेच्ड, ध्यान से सुनना, इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%। तो L2 कितना हो गया, इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब 10% और बढ़ गई, तो कितना हो गई L प्लस L इंटू 10%, ठीक है ना। तो 110 L अपॉन 100 बोले तो 11L अपॉन 10, ये समझ में आ गया ना, 10% इंक्रीज हो गई, L प्लस 10% ऑफ L, तो नई लेंथ ये हो गई। स्ट्रेच किया गया, इसको भी ध्यान रखना। एक्सप्रेस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन परसेंटेज, तो मान लो पहले रेजिस्टेंस R1 है, बाद में रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो उसने बोला है एक्सप्रेस द चेंज इन रेजिस्टेंस, एक्सप्रेस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन परसेंटेज। तो परसेंटेज हम निकालना जानते हैं, नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस। चलो देखते हैं, तो पहले इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ R, इन सब बातों को ध्यान देना, मास L, D, A वगैरह वगैरह। तो देखो फिर से इन सारी क्वांटिटी को ध्यान से देखो, मास कभी चेंज नहीं होगा, समझ गया ना। अगर एक वायर हमारे पास है, उसको आपने खींच दिया, तो क्या खींच के मास बदल जाएगा? अगर वो वायर 1 kg का था तो 1 kg का ही रहेगा ना यार, तो मास जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, और इससे हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। तो मास और डेंसिटी ये दो क्वांटिटी हो गई जो चेंज नहीं होंगी, तो इनके टर्म में हम आंसर निकालेंगे। क्लियर है ना, मास तो चेंज होगा ही क्यों, और डेंसिटी तो कभी बदलेगी नहीं। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, एरिया इंटू लेंथ। तो A1 L1, ये बिफोर की बात चल रही है ना, बिफोर स्ट्रेचिंग इंटू D। तो यहां से देखो आपको L की वैल्यू पता है, लेकिन एरिया की वैल्यू भी पता है। चलो रखते हैं, M इज इक्वल टू A एरिया इंटू लेंथ L इंटू D। तो आपने एरिया इंटू लेंथ निकाल लो, ये कितना हो गया M अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ना, एरिया इंटू लेंथ M अपॉन D, बिकॉज M अपॉन D इज कांस्टेंट, है ना, M अपॉन D कांस्टेंट रहेगा। ओके चलो फिर चलते हैं, M अपॉन D बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ही तो है ना, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम। तो ये A इंटू L इनिशियल वॉल्यूम विच इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब देखो क्या हुआ कि इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया L2, तो फिर से देखो नया वॉल्यूम तो M अपॉन D रहने वाला है ना, तो A2 L2 इज ऑल्सो M अपॉन D। क्लियर है, A2 L2 नया वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। अब देखेंगे A2 कितना हो जाएगा, तो ध्यान सुनना। अच्छा पहले सॉरी एक सेकेंड, रेजिस्टेंस निकालना हम भूल गए, अरे कहाँ गया हमारा सफाई अभियान करने वाला अबे मिल जा भाई, ये रहा। रेजिस्टेंस तो निकाल लो इनिशियल, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां से आप एक ही टर्म में निकाल लो, चाहे तो पूरे को एक ही टर्म में निकाल लो, चाहे पूरे को L की टर्म में निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, यहां से A की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो A की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये
m अपॉन डी एल, क्लियर है ना। तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया रो l अपॉन a की वैल्यू कितनी हुई बोलो, m अपॉन डी एल ऊपर कूद गया, तो r कितना आया, इसको r1 कह लो, r1 कितना है बोलो, रो डी एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन m। अब ध्यान से एक बात आप देखो, ध्यान से देखो कि ये यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है ना, रो इज रेजिस्टिविटी विच इज कांस्टेंट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। डी क्या है, डेंसिटी विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंड एम क्या है बच्चों, मास विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो देखो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई कि नहीं, तो यहां से हमारे पास आया R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट को मान लो K, ये तो यार रो डी एम तो सेम ही रहेगा ना, खींचो तोड़ो कुछ भी करो, डेंसिटी नहीं बदलनी, रेजिस्टिविटी नहीं बदलनी और मास नहीं बदलना, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया K इंटू एल स्क्वायर, है ना। ऐसे बताओ R2 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, यहाँ इसको सॉल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं है, R2 की डायरेक्ट वैल्यू बताओ, यही आएगा रो डी अपॉन एम, रो डी इंटू L2 स्क्वायर, L2 कितना हो गया देखो 11L अपॉन 10 स्क्वायर। बोलो समझ में आएगी बात। R1 यानी कि R कितना आ गया, K कांस्टेंट, बिकॉज रो डी एंड एम दीज आर कांस्टेंट, तो R इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन L स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो R2 कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, L2 स्क्वायर विच इज दिस। चाहो तो भैया ऐसे दोबारा से कैलकुलेट कर लो R2, जिसकी जरूरत नहीं है। खैर तो बताओ कितना हो गया, समझ में आ गया होगा, 121 L स्क्वायर बाय 100। ओके, तो अब इसको देखो R2 ये हो गया K L स्क्वायर, K L स्क्वायर, दिस इज R1, है ना। तो इसको R1 रख दो, ये हो गया 121 R1 अपॉन 100। तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना परसेंट इसका बढ़ गया। वैसे तो अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज सीखा हो तो पता लग गया ना, 121 तो 21% बढ़ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम निकाल देते हैं, देखो मिटा दे, इसको नोट कर लेना पॉज करके। चलो तो देखो इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो R2 माइनस R1 करो, ये रहा R2 माइनस R1, तो कितना आया R2 माइनस R1। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख के ही बता दोगे, वो 21%, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आता मैं बता रहा हूं, R2 माइनस R1 121 100 अपॉन 100 R1 माइनस R1, तो कितना बचा 21 R1 अपॉन 100। तो इसको लिख दो 21 R1 अपॉन 100 अपॉन R1 इंटू 100%, 100 से 100 R1 से R1, आंसर इज 21%। इसको करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से डायरेक्ट बता सकते थे कि 21% जो है इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो हमें यहां से डायरेक्ट पता लग गया कि अगर अदर जो बाकी चीजें कांस्टेंट अगर हम रखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। बिठा दे इसको। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ये, तो देखेंगे। अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ मास, तो मास गिवन है हमें 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 kg कैरीज अ करंट, आई दे रखा है, ऑफ 1 एम्पियर when 1.7 वोल्ट इज अप्लाइड, तो V दे रखा है 1.7 वोल्ट। इसमें ओम्स लॉ का भी इस्तेमाल कर लेंगे हम। कैलकुलेट द लेंथ एंड एरिया, व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही होगा। कैलकुलेट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। ध्यान सुनना, इफ द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, तो ये L1 अगर L है तो L2 कितनी हो गई, डबल। और हमने अभी देखा कि अगर A1 A है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, A1 अगर A है तो बताओ नया A2 कितना हो गया, A1 अपॉन 4, सॉरी A1 अपॉन 2, है ना। अभी तो बोला यार कि अगर लेंथ दो टाइम ट्वाइस बढ़ जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ हो जाएगा। अभी देखो ये उससे निकालो वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 करके, है ना, A1 L1 बराबर A2 L2। तो अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन में कहाँ खो गए हम। यस, इफ द स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा ये दो पार्ट हो गए ना, नया रेजिस्टेंस बताओ, पहले तो R1 बताओ फिर R2 बताओ, नया रेजिस्टेंस बताओ। ओके भैया। और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ कॉपर
इज डेंसिटी, तो डेंसिटी को आप रो से मत लिखना क्योंकि रो रेजिस्टिविटी होता है, तो हम लिख लेंगे डेंसिटी को डी से 8.92 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये कॉपर वायर की डेंसिटी हो गई। एंड रेजिस्टिविटी भी दे रखी है रो विच इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये क्या करें इसमें, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ V बराबर IR, है ना। इनिशियली ये कंडीशन दे रखी है, 1 एम्पियर करंट है और 1.7 वोल्ट जो है उसमें हमने वोल्टेज लगाया है, तो यहां से फॉर्मूला लगा दो V इज इक्वल टू IR। V की वैल्यू हो गई 1.7, I हो गया 1, R ये रहा, तो R कितना हो गया 1.7 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर ये आ गया है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 1.7 ओम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल रेजिस्टेंस। तो देखो R का फॉर्मूला लगाओ, रो नहीं बदलता, L1 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1.7। रो की वैल्यू पता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, L1 L है, A1 A है, वो हमें नहीं पता है ना, तो 1.7 से बच्चों 1.7 L अपॉन A, ये कितना आ गया 1 अपॉन, तो उधर जाके पावर प्लस की हो जाएगी, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर पर मीटर लिखने की जरूरत नहीं, इसको चलो इक्वेशन 1 मान लो। L अपॉन A, L की वैल्यू रख देंगे हम, या L अपॉन A पूरे की वैल्यू रख देंगे। L अपॉन A इज 10 टू द पावर 8 मीटर। क्लियर है यहां तक। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है, जबकि जो लेंथ है वो डबल, इसको मिटा दें, यहां ध्यान रखना है L अपॉन A 10 टू द पावर 8 आया है, ठीक है, ओम्स लॉ से। अच्छा, तो अब देखो नया रेजिस्टेंस R2, रो नहीं बदलता, L2 अपॉन A2, ठीक है, रो ऐसा ही, L2 कितना कर दिया डबल, तो 2L, तो हमें पता है कि A कितना हो जाएगा A/2, है ना। तो ये देखो 2 ऊपर चला गया, तो 2 2 4 रो L अपॉन A। वैसे तो आप इसकी पूरी की वैल्यू लिख सकते हो, 1.7 था इनिशियली, रो L अपॉन A तो होता है रेजिस्टेंस 1.7, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी वैसे L अपॉन A की। तो कितना हो गया 6.8 ओम, नया रेजिस्टेंस ही आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे विच वर बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी L अपॉन A को, हमें पता है कि इसको हम डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, तो इसको आप यहीं तक रहने देते, फालतू हमने किया वेस्ट, टाइम वेस्ट किया, है ना। R1 आ गया 1.7, तो R2 हमने निकाल लिया, रो कांस्टेंट है, L2 हो गया 2L, A2 हो गया ना A/2, तो रो L अपॉन A विच वाज इनिशियल रेजिस्टेंस, आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं ना रो L अपॉन A, तो रो L अपॉन A दिस इज 1.7। ओके, नाउ you can put the value of rho L upon A and this is the second resistance, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे which were based upon the lecture we have taken previously, है ना। तो अभी और हम थ्योरी के साथ मिलेंगे, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारी हमें सिमेट्री वगैरह सीखने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीखना है, ठीक है। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।